Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ और मैं हूं कमालुद्दीन। हमारे साथ हैं आज शेर सिंह राणा, आरजेपी के राष्ट्रीय संयोजक, किसी नाम के मोहताज नहीं। इनका इतिहास रहा है कि तिहाड़ जैसे जेल से फरारी होकर और अफ़गानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थि कलश लाने का इन्होंने काम किया था। ऐसा काम जो शायद भारत में आज तक नहीं हो सका था। साथ ही 10वीं सुंदरी फूलन देवी जब वो सांसद थी उस समय उनको मात्र इसलिए गोली मारकर हत्या की थी क्योंकि सवर्णों की हत्या की थी उन्होंने, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा इनके हाथों से। तो हम जानेंगे कि क्या कार्यक्रम था और आगे इनके क्या रणनीति रहेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ कि जी जो वो आप अफगानिस्तान गए थे, क्या मोटो था और क्या सोच के गए थे और कितनी कर। जी देखिए, पहली बात तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा खंडित करना चाहता हूं। आपने कहा कि फूलन देवी को गोली मारने वाले, मैं आपको मैं आपको बता दूं कि मेरा केस विचाराधीन है और फूलन देवी जो हैं उनकी सगी बहन और उनके परिवार के लोगों ने ही कई बार कहा है कि शेर सिंह राणा का उससे कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि माननीय अदालत हमारे लिए भगवान का रूप है, तो जो वो फैसला देगी वो स्वीकार होगा। लेकिन आज मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता और ना करूँगा। और उनके परिवार के लोग भी हमारी बात से सहमत हैं कि हमारा कोई उस पर लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, पृथ्वीराज चौहान जी की। अफ़गानिस्तान में मैं तिहाड़ जेल से फ़रार होकर सन 2004 में गया और वहाँ पर गजनी के पास एक देयक जगह है, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी और चंद्रवरदाई जी की समाधि थी और उनका अपमान किया जाता था। उसके ऊपर जूते चप्पल रखकर उसको खोद कर वापस लाया। करीब 800 सालों से ये पूरे देश के हर जाति हर धर्म का अपमान था और उसको, क्योंकि वो हम सबके पूर्वज थे, तो उसको वापस लाकर यहाँ पर गंगा जी में प्रभावित किया और जो दूसरा सामान था उसको एक स्मारक के रूप में स्थापित किया गया जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद एक राजनीतिक दल का गठन हुआ। एक सवर्णों की एक बड़ी पार्टी के रूप में आप आए, तो बिहार चुनाव में उसका क्या रणनीति रहेगा आपके तरफ से, आपकी पार्टी के तरफ? जी देखिए, ये कहना भी गलत है कि सिर्फ सवर्णों का दल है। ये एक राजनीतिक झंडा है और इसका बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी का अधिकार किसी का हक छीनना है। इसको बनाने का मकसद है कि ना किसी जाति किसी धर्म के अधिकार को छीनेंगे और ना किसी को स्वर्णों के अधिकार को छीनने देंगे। इसको इस मकसद के साथ बनाया है। और मैं आपको बता दूं, ये जितना लाभदायक क्षत्रिय समाज के लिए या स्वर्णों के लिए है, उससे 2 कदम आगे लाभदायक दलित और पिछड़े भाइयों के लिए है। कैसे? हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं राम प्रसाद बिंद। जब राम प्रसाद बिंद जी ने आरजेपी सत्या ज्वाइन की 1 महीना पहले, तो पत्रकार महोदयों ने उससे कहा, जो आपने मुझसे कहा कि ये तो स्वर्णों की पार्टी है, आप पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़ों के इतने बड़े नेता हैं, आरजेडी से 20 साल में थे, तो आप इस स्वर्णों की पार्टी में क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने जो जवाब दिया वही मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपके कहे अनुसार ये स्वर्णों की पार्टी है, इसीलिए मैं इसमें आया हूँ क्योंकि यही हमारे अधिकार हमें देंगे। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने जो उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि मैं 20 साल से आरजेडी में काम करता था लालू जी के साथ। यादव समाज भी पिछड़ी जाति से आता है, बिंद समाज जिस जाति का वो हैं वो भी पिछड़ी जाति में आता है, और आज नीतीश कुमार जी की सरकार है जो कुर्मी जाति से आते हैं वो भी पिछड़ी जाति में आता है। तो उसने कहा जब लालू जी की सरकार रही 15 साल, तो जो पिछड़ी जाति का कोटा होता था, मान लीजिए आज कोई सरकारी नौकरियां निकली और 10 नौकरियां निकली, तो 10 में से 3 नौकरियां तो होंगी जनरल, 3 होंगी SC ST के लिए और 4 होंगी पिछड़ी जाति के लिए। तो उसने कहा कि ये जो 4 नौकरियां पिछड़ी जाति के लिए निकलती थी, जब लालू जी थे तो उन्होंने ये चारों की चारों यादव समाज को दे दी। जब नीतीश कुमार जी आए तो ये चारों के चारों जो पिछड़ी जाति के नौकरियां और जो दूसरी चीज़ें निकलती हैं वो सारी की सारी कुर्मी समाज को दे दी। तो बेचारा बिंद समाज को तो ना उनके समय मिला ना इनके समय मिला। तो अब क्योंकि आप बोल रहे हो ये स्वर्णों की पार्टी है, तो क्या शेर सिंह राणा किसी राजपूत के बच्चे को
इस पिछड़े वर्ग में या दलित वर्ग में किसी राजपूत को नौकरी दे सकता है? तो मैं तो किसी पिछड़े या दलित का अधिकार नहीं खा सकता ना। तो जो स्वर्ण जाति के पार्टी अगर आप बोलते हैं तो हम किसी के पिछड़े या दलित का अधिकार नहीं खा सकते, लेकिन जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं लालू यादव जी, वो जब सत्ता में आते हैं तो यादव के सिवा किसी दूसरे पिछड़े जाति के वर्ग को कुछ नहीं देते। जब नीतीश कुमार जी आते हैं तो वो पिछड़ों में किसी और को कुर्मी के समाज अलावा कुछ नहीं देते। यादव क्यों परेशान है? वो भी तो पिछड़े हैं। अगर नीतीश कुमार जी पिछड़ों के नेता हैं तो फिर यादव क्यों परेशान है? क्योंकि वो उनको कुछ देते नहीं। ऐसे मान लीजिए दलितों की बात कर लीजिए, जब रामविलास पासवान जी आ जाएंगे तो वो पासवान के अलावा किसी को नहीं देंगे, जब माझी जी आ जाएंगे तो वो माझी के अलावा किसी को नहीं देंगे। लेकिन जो स्वर्णों की पार्टी है, जो राजपूतों की पार्टी है, जो ब्राह्मणों की पार्टी है, क्या वो किसी अपने स्वर्ण बच्चे को किसी दलित भाई के या पिछड़े का अधिकार थोड़ी ना छीन सकता है? तो असली अधिकार तो हम ही देंगे। और हम हमारे बिंद भाइयों को साथ जो अन्याय हुआ है, यादव समाज ने और कुर्मी समाज ने उनको जो अधिकार उनके छीने हैं, इन दोनों को छोड़ के जो भी पिछड़ों के जो हिस्सा है वो हम देंगे, और जो दलितों में जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको उसका अधिकार देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी कोई रणनीति होगी कि कितने सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, या फिर किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, या कोई अलग झंडा बनाने की बात कर रहे हैं? देखिए, झंडा हमारा अलग है, चारपाई का निशान है, अलग पार्टी है, और पूरे 243 पर हमारी तैयारी है और पूरी सीटों पर पार्टी लड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, या तो जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो है लोगों का उत्साह पार्टी के तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सत्ता में इस बार हम आएंगे, चाहे सत्ता के हिस्सेदार बन के आएँ और चाहे पूर्ण सत्ता में आए। लेकिन बिहार में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के बिना सहयोग के कोई सरकार नहीं बन सकती। तो ये थे बोल आरजेपी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा के। सीधे तौर पर इन्होंने कहा है कि 243 सीटों पर हम अपने विवाद खड़े करेंगे और बिना हमारे मदद के कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में इनका जो दम्भ है कितना कारगर होता है और उसका कितना असर बिहार की राजनीति में होता है। फिलहाल बाढ़ से आपकी आवाज़ के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट।